हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार हम फिर साथ में हैं और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निदान करने का मतलब होता है किसी भी कमी की या किसी भी रोग की पहचान करना। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक उसका उपचार भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार पेडागोजी में या शिक्षा शास्त्र में एक निदानात्मक परीक्षण जो टर्म है वो यूज किया जाता है कि स्टूडेंट्स को अपने किसी भी कंटेंट को समझने में या किसी विषय वस्तु को सीखने में कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही है, उन सब का पता लगाने के लिए जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले ये जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर एरिया वेयर द डिफिकल्टी लाइज और द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेयर द लर्नर कमिट्स एरर। यानी कि हमें अचीवमेंट का पता लगाने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वास्तव में वो पढ़ाया हुआ ज्ञान कितना ज्ञान है उसका, जो उसको समझ में नहीं आया या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें उसकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। तो टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी लीड्स टू डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम उन क्षेत्रों की या उन बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं जहां उसको किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई आ रही हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो लर्निंग डिफिकल्टीज पर फोकस करता है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है वो एरिया या वो क्षेत्र जहां पर वास्तव में कमी दिखाई दे रही है या जहां पर सीखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को। द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द पर्पस इन एजुकेशनल सिचुएशन इज नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इस पूरी प्रक्रिया को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस काम में ली जाती है उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहते हैं। अब इसी पर हम आगे बात करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है साइंस का एक सिस्टमेटिक टूल है जो स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल एरर या मिसकॉन्सेप्शंस जितने भी हैं या उसकी डिफिकल्टीज जो आ रही हैं साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या साइंस के प्रिंसिपल्स, लॉज और प्रोसेसेस को समझने में उसको जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन सब का पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। कि जनरली साइंस को माना जाता है कि कॉन्सेप्ट बेस या फिर जो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे किसी भी मिसकंसेप्शन को नहीं रखता। तो अगर साइंस पढ़ने में बच्चे को कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है उसके सिद्धांतों को समझने में, उसके नियमों को समझने में या उसमें किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है इसका पता लगाने में, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू उनका पता लगाया जा सकता है। इट्स मेन aim to understand why student fail to understand the scientific concept, not to access mark। इसमें फोकस नहीं किया जाता कि मार्क्स कितने आए हैं या कितने आने चाहिए। इसमें देखा जाता है वास्तव में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्यों नहीं समझ पा रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट की समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका है जो क्या उससे हाई जा रहा है कॉन्सेप्ट का लेवल, या कहाँ क्या दिक्कत आ रही है इस विषय वस्तु को समझने में, इसका पता लगाया जाता है। ये मार्क्स पर फोकस नहीं करता, ये प्रॉब्लम पर फोकस करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। In science pedagogy, a diagnostic test is designed to diagnose specific conceptual, procedural and reasoning difficulties। जैसा अभी हमने देखा इसमें कि डायग्नोस्टिक सेंस जो टेस्ट जो साइंस में अप्लाई किया जाता है वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में या रीजनिंग डिफिकल्टीज से रिलेटेड होता है, जिससे हम स्टूडेंट की इन प्रॉब्लम को पहचान सकें ताकि उनके अकॉर्डिंग रेमिडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया जा सके। रेमिडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स का जो पता लगाया गया है उनका उपचार करते हैं और उसको वो विषय वस्तु समझाने में मदद करते हैं जहां उसको प्रॉब्लम आ रही थी उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अब इसी चीज में देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के। अगर हम साइंस में डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शंस इन साइंस कॉन्सेप्ट। साइंस से रिलेटेड जितने भी मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे के दिमाग के अंदर उन सब की पहचान करना।
टू एक्सेस प्रायर साइंटिफिक नॉलेज, उसके पूर्व ज्ञान को, पूर्व वैज्ञानिक ज्ञान को पहचानना कि बच्चा पहले से उस विषय वस्तु के बारे में कितना जानता था। हम उसको जो नया सिखा रहे हैं क्या वो उसको सीखने में सक्षम है, क्या उसका बेस जो है वो उसको मालूम था, जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसका कोई पूर्व ज्ञान है या नहीं। अगर पूर्व ज्ञान होगा तभी हम नए ज्ञान का निर्माण उस पर आधारित कर पाएंगे। अगर बच्चे को उससे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो उसकी समझ में नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये एरर हो जाएगा एक, जो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। इसी तरीके से तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, टू लोकेट एरर्स इन रीजनिंग एंड एप्लीकेशन। किसी भी चीज का तर्क प्रस्तुत करने में या किसी भी चीज का अनुप्रयोग करने में, रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करने में उसे कहाँ दिक्कत आती है, इनका पता लगाना। टू अंडरस्टैंड डिफिकल्टीज इन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, किसी भी प्रयोग को करने में या ऑब्जर्वेशंस में यानी अवलोकन में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी पहचान करना, उनको समझना। टू प्लान रेमेडियल एंड करेक्टिव टीचिंग, इन सारी चीज़ों को पहचानने के बाद रेमेडियल टीचिंग का प्लान करना कि क्या तरीका होगा जिससे हम इसको पढ़ाएं तो ये प्रॉब्लम दूर की जा सके। और लास्ट है टू इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड साइंटिफिक थिंकिंग। बेसिक हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो यही बात होती है कि स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सोच तभी पाएगा, किसी भी विषय वस्तु पर चिंतन केवल तभी कर पाएगा जब उसको उसका एक आधारभूत तथ्य पता हो कि वास्तव में ये जो टॉपिक है किस बारे में बात कर रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लाता है और साथ ही साथ साइंटिफिक थिंकिंग जो है उसको भी प्रमोट करने की बात करता है। आगे हम देखते हैं नेचर क्या होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सब में कॉन्सेप्ट की बात की जाती है कि बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। स्किल ओरिएंटेड होते हैं, स्टूडेंट के अंदर ऐसी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करते हैं ताकि रियल लाइफ सिचुएशन में वो उनका यूज कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में उसका यूज कर पाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। दूसरा, ये फोकस करता है कॉज ऑफ एरर, गलती कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर ही फोकस करता है, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो ये उस समस्या की पहचान करता है जिसकी वजह से बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझने में या किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही हो। वो ये नहीं देखता कि इस टॉपिक में इसके कितने नंबर आए हैं। यहाँ ये फोकस किया जाता है कि उसका वास्तव में जो बेसिक है नॉलेज उसके बारे में वो पुख्ता हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन रहे जिसकी वजह से वो उसका आधारभूत ढांचा नहीं समझ पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप साइंस का ही कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और उससे रिलेटेड बेसिक चीजें आपने उसके बारे में नहीं बताई हैं उसको, बच्चा खुद भी पहले से नहीं जानता था या झिझक के बारे में वो आपसे नहीं पूछ पाया, कभी क्लास में उसको झिझक हुई आपसे पूछने में और आपने सोचा कि ये तो बच्चा पहले से जानता ही होगा, इस क्लास का स्टूडेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट उसका जो प्रीवियस नॉलेज था वो तो उसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो आगे वो जो आप नया सिखाओगे उसको नहीं सीख पाएगा और जब नहीं सीख पाएगा तो वो उसके लिए एक एरर हो जाएगा। इसका पता लगाने के लिए फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है ये लर्नर सेंटर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट पर फोकस करता है क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जिसकी प्रॉब्लम दूर करनी है वो एक स्टूडेंट है। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। साथ ही साथ ये ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो सकते हैं। मतलब आप मौखिक रूप से भी किसी बच्चे से पूछकर उसके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या आप कोई रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई बात है तो प्रैक्टिकल लेवल पर भी किसी एक्टिविटी को करवा करके या किसी एक्टिविटी के माध्यम से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और साथ नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव इन नेचर। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर टीचर क्लास में टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के साथ करता रहता है तो उसे ये पता रहता है कि मेरे बच्चों, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कहाँ समझने में आ रही है दिक्कत, उसको समाधान में कैसे कर पाऊंगा। इन सब के लिए वो प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाता है ताकि आगे इन चीज़ों को कम किया जा सके और जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको दूर किया जा सके, साइंस को इजी गोइंग बनाया जा सके। साइंस टीचर का इसमें ये रोल होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग।
ये कभी भी एग्जाम के बाद नहीं होता, एग्जाम के बाद, सॉरी एग्जाम नहीं, ये टीचिंग के बाद नहीं लिया जाता कभी भी टेस्ट, ये टीचिंग के या तो पहले लिया जाता है, ताकि प्रॉब्लम जब पता होगी तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्लान करोगे कि बच्चों को कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ाया जाए, कौन से तरीके से पढ़ाया जाए। या फिर टीचिंग के दौरान लिया जाता है कि आप जो पढ़ा रहे हो वास्तव में बच्चे की समझ में आया या नहीं आया, आपने ओरली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए या कुछ लिखने को दे दिया बच्चे को, या प्रैक्टिकली किसी चीज़ का इम्प्लीकेशन करा लिया, तो आपको अपनी टीचिंग के दौरान भी पता लग सकता है कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर आपके पढ़ाने के बाद आप टेस्ट लोगे तो वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा, कि आपके बच्चे का अचीवमेंट लेवल कितना है वो आप टेस्ट करोगे, लेकिन प्रॉब्लम का पता नहीं लगेगा। प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए या तो आपको टेस्ट को अपनी टीचिंग से पहले अप्लाई करना पड़ेगा या टीचिंग के दौरान अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाई, हाउ एंड रीजनिंग। इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली ये हम रटी हुई बात पर यहाँ पर बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं कि जो उसने रट लिया या रोट मेमोराइजेशन उसका जो हुआ वो लिख दे। यहाँ पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ऐसे किए जाते हैं जो क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सारे क्वेश्चंस पर या रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं, ताकि बच्चा उस चीज के बारे में सोच के आंसर लिख पाए। जब वो सोच के आंसर लिखता है उसके बारे में, तो वो रटा हुआ ज्ञान कॉपी में नहीं लिखता या आपको नहीं बताता, बल्कि जो चीज उसने समझी है उस समझे हुई विषय वस्तु को बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्सेप्ट किस लेवल तक उसकी समझ में आया है और कितना उसको और समझाना है अभी, या कौन सी तरीके हम यूज करें जो वो और अच्छा तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है आइडेंटिफाइज मिसकॉन्सेप्शंस एंड रॉन्ग आइडियाज। ये हम किसी बच्चे के दिमाग में अगर किसी चीज को लेकर के कोई मिसकंसेप्शन है, वो अपनी हेजिटेशन की वजह से उसको नहीं पूछ पा रहा है, या फिर वो आंसर लिखता है तो उसमें जो उसके विचार आते हैं वो बहुत गलत आते हैं, हम जो चाहते हैं या जो कंटेंट सही है वो सही कंटेंट ना लिख के कुछ ऐसी बातें लिखता है जो उस वे में ठीक नहीं है, उन सब की भी पहचान एक डायग्नोस्टिक टेस्ट से की जा सकती है कि क्या ऐसा है जो वो कौन सी भाषा यूज करता है, कौन से मिसकंसेप्शंस उसके दिमाग में हैं, वो सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगती हैं। नेक्स्ट, नॉट यूज्ड फॉर ग्रेडिंग और रैंकिंग। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इसका यूज जो होता है वो बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसको कोई ग्रेड या मार्क्स या कोई रैंकिंग इसके थ्रू नहीं जीत दी जाती, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइज साइंस टीचिंग। किसी भी बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है कि मेरी क्लास के बाकी सब बच्चे इस चीज़ को बहुत इजीली समझ पाते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जिनके साथ में दिक्कत है कि उनकी समझ में ये नहीं आता जो मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, तो उसके रिगार्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनल लेवल पर भी साइंस टीचिंग को वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड में उन चीज़ को समझाया जा सकता है, या फिर कोई वेकेंट पीरियड हो उसमें भी हम उन चीज बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करें। अब बात आती है क्यों आवश्यकता है अपने पास में, अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपके क्लास में जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उनमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई, यानी कि वो किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को कितने बेहतर तरीके से समझ पाए। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी है। दूसरा, साइंटिफिक रीजनिंग। किसी भी तथ्य को साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में स्टूडेंट के अंदर वो रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हुई है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता लगाने के लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो किसी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैथ्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या उसका रीज़न है और किस तरीके से हम उसको अपना जो इंस्ट्रक्शन दें जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को से पार लग पाए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तब तक उसका उपचार भी हम नहीं कर पाएंगे। अगला, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। स्टूडेंट को प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो देने के लिए या लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने के लिए एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का पता करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर तो देगा बच्चा लेकिन उसके बाद कितना उसकी समझ में आया उस चीज़ से रिलेटेड वो हमें पता नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अच्छी हैं या हो पाई हैं या नहीं हो पाई।
इसी तरीके एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं या डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में वो क्या साइंस का यूज़ करता है, क्या उसकी लाइफ में जो डेली लाइफ में कुछ भी कोई घटना ऐसी होती है जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर फोकस होती है और वो उस चीज़ को अप्लाई उस रियल टाइम में कर पाता है या नहीं कर पाता, इन सारी चीज़ों के लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अपना रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये स्टूडेंट को एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे अपनी भाषा, जो विज्ञान की भाषा है, एक जो टर्मिनोलॉजी साइंस में यूज़ की जाती है उसका यूज़ करते हुए अपने तथ्यों को समझें और साइंटिफिक नॉलेज को एनरिच कर पाएं। अब बात आती है कि क्या स्टेप है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम साइंस में कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफिकल्ट साइंस कॉन्सेप्ट, वो प्रॉब्लम, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी जो वास्तव में बच्चे को लिए डिफिकल्ट हैं या उसे समझने में जिनको दिक्कत आ रही है। जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस बनाते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, क्या बच्चा इनको सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस ये सेकंड स्टेप होता है। उसके बाद में हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं क्लास के अंदर, क्लास में ऑर्गेनाइज करते हैं उस टेस्ट को, भले ही वो ऑरल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, स्टूडेंट्स ने जैसे भी रिस्पॉन्स दिए होते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के बेस पर यह पता लगाया जाता है कि कहाँ कहाँ उसके दिमाग में मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक को लेकर के, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो उनके सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। यहाँ पहचान होने के बाद उसी के अकॉर्डिंग रेमिडियल टीचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, मॉडल चार्ट्स और एक्टिविटीज़ का यूज़ करके भी हम, यानी डिफरेंट टीचिंग एड का यूज़ करने के बाद या प्रैक्टिकली किसी चीज़ को यूज़ करके भी हम यहाँ पर उसको उस चीज़ को रेमिडियल टीचिंग करते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण उसका किया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके जो उसको शुरुआत में आ रही थी साइंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आकर उसको दूर किया जाए। और जब ये हमें लगता है कि भाई अब बच्चे की समझ में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ गया, उसके बाद रीटेस्ट लिया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि किस लेवल का इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुआ है। तो अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो दोबारा हमें उसी चीज़ को दोबारा अप्लाई करना पड़ता है और ये प्रोसेस हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक वो पर्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट्स की समझ में ना आ जाए या वो यूनिट बच्चों की समझ में ना आ जाए। अब इसी के आगे बात करते हैं इसमें साइंस के टीचर का क्या रोल होता है। तो साइंस के टीचर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि काम ही सारा टीचर को ही करना है। एक टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसके सब्जेक्ट में, साइंस में बच्चों का इंटरेस्ट वो जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड डायग्नोस्टिक क्वेश्चन को डिज़ाइन करना उसका पहला काम होता है। क्वेश्चन इस तरीके से हो जो वास्तव में कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हो, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं हो, जैसा हमने पहले भी बात की थी, क्या, क्यों, कब, कैसे, उन पर बेस्ड वो क्वेश्चन ले ताकि बच्चों की प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके कि कॉन्सेप्ट किस लेवल तक वो नहीं समझ पा रहे। उसके बाद एनालाइज स्टूडेंट्स आंसर्स साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप वो एनालाइज करे स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस को कि क्या कितने इस टेस्ट में मैंने बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन में से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैक्सिमम आंसर सही दिए, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80% सही दिए, या कितने ऐसे थे जिन्होंने 60% दिए और 60% से कम वाले कितने थे। इस तरीके से वो अपना एक लेवल बना सकते हैं जिसके थ्रू वो इस रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करें स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली। उसके बाद तीसरा जो रोल होता है वो होता है आइडेंटिफाइड मिसकंसेप्शन एंड रीजनिंग एरर। अब इतना करने के बाद में बच्चे को वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मिसकंसेप्शंस क्या हैं उसके दिमाग में, क्या रीजनिंग एरर आ रही है, इन सब का पता भी टीचर ही लगाता है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट, मॉडल, एक्टिविटीज या टीचिंग एड्स, उन सबको डिसाइड करने का काम भी टीचर का ही होता है क्योंकि टीचर ही इन सारी कामों में अपना रोल प्ले करता है। आगे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो पढ़ाना शुरू करता है तो रेमेडियल स्ट्रेटजीज क्या होगी, पीयर लर्निंग होगी या कौन सी एक्टिविटीज़ को वो क्लास में ऑर्गेनाइज कराएगा ताकि बच्चों को इजीली समझाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी एक टीचर ही अपने आप में ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो रोल ऑफ टीचर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में डायग्नोसिस करने के लिए ही टीचर बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आज भी टीचर की ज़रूरत है या नहीं, तो टीचर की ज़रूरत है क्योंकि टीचर जब तक नहीं होगा तब तक वो इन सारी चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे, बच्चा अपने आप की प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाएगा। वो एक पर्टिकुलर लेवल तक समझ तो लेगा लेकिन क्या वो उसको डेली लाइफ में यूज़ कर पाएगा, इन सब का पता लगाने का काम टीचर का होता है। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
अब आगे बात आती है क्या इंपॉर्टेंस है डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो इतना पढ़ने के बाद हम इतना तो समझ ही गए कि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, ये साइंटिफिक थिंकिंग को एनकरेज करने की बात करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू रोट लर्निंग जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करने की बात की जाती है, तो जो रटने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। ये साइंस को एक्टिविटी बेस्ड बनाने पर फोकस है कि हम ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीकेशन ना करें, ऐसा नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जैसा हम पहले बात कर चुके हैं अपने पहले वाले वीडियोस में, कंस्ट्रक्टिविज्म वो अप्रोच होती है जो स्टूडेंट के नॉलेज फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज का फॉर्मेशन खुद करता है और टीचर जो होता है केवल उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का या फैसिलिटेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी यही सारी चीजें हैं, क्योंकि हम बच्चे की प्रॉब्लम को पहचान कर उसको सीखने में मदद कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सपोर्ट करने वाला एक टेस्ट है जिससे पहचान की जाती है बच्चे की समस्याओं की। इसी के साथ ये लर्निंग आउटकम्स को भी बढ़ाता है, ये साइंटिफिक एटीट्यूड की भी वृद्धि करता है, स्टूडेंट के अंदर डेवलप करता है साइंटिफिक एटीट्यूड को, जो एक साइंस की नेचर का एक बेसिक फीचर है। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो मिसकंसेप्शन की पहचान करता है। हमने पहले भी शुरुआत में जैसे वीडियो शुरू हुआ था हमने यही बात की थी। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो फोकस करता है मार्क्स पर कि कितने नंबर आए, क्या अचीवमेंट रहा, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस करता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो ये मिसकंसेप्शंस को पहचानने का काम करता है। और अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो अचीवमेंट को मेजर करता है कि किस लेवल का अचीवमेंट हुआ है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो टीचिंग के दौरान या टीचिंग से पहले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जबकि अचीवमेंट टेस्ट हमेशा टीचिंग के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई ग्रेडिंग नहीं दी जाती, बच्चे को बस प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है कि वास्तव में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, जबकि अचीवमेंट टेस्ट में ग्रेडिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं और उन्हीं के बेस पर बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो एरर पर फोकस करता है, जबकि अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो स्कोर पर फोकस करता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं या कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट के। जनरली क्या है कि ऐसा मान लिया जाता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया तो वही बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट है, कि इसके बाद जो रीटेस्ट कराया उसमें जो परफॉर्मेंस आया तो बच्चे ने इतना अचीव किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रॉब्लम की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है और अचीवमेंट टेस्ट बच्चे के स्कोरिंग लेवल को देखने की, उसने क्या अचीव किया है इसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हमने जिस टॉपिक पर बात की, मैं आशा करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में अच्छा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।